नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बाइट चैनल पे। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 12th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है 2023 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। उसके मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 है ये। 1 से 50 तक का जो भी क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया है इसके प्रीवियस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैं आपको इसीलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए पैटर्न क्या है। ठीक है, और आपको भी देखना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कुछ सवाल नहीं बने पहले 50 में से, तो बाकी के 50 में से कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो था वो मोस्टली आपका बेस था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ कुछ वेक्टर्स से। अभी जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें होगा क्वेश्चन 3D से, मैट्रिक्स से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, और उसके बाद होगा लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, और इसी तरह से होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो इस फॉर्म में होता है ए अपॉन, अगर मान लेते हैं सॉरी, ये डायरेक्शन कोसाइन है, कोजाइन कोसाइन। मान लेते हैं ए बी सी अगर आपका डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन कोसाइन बनता है इसका ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहला ये। दूसरा बनता है बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर बनता है सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ए और सी पता है, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी पता है। तो पुट कर दीजिए सिर्फ वैल्यू, तो आपको बी निकल जाएगा। कैसे? तो रूट ओवर ए का वैल्यू कितना है? -1। सी का वैल्यू कितना है? 3। और रूट ओवर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? वो रूट ओवर 14 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू रखिए, इसको लिख देते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर रूट 14। अब इसमें ए का वैल्यू रखिए और सी का वैल्यू रखिए। तो -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 बराबर रूट ओवर 14। ये रूट इस तरह से कट गया, तो बी स्क्वायर प्लस 10 बराबर आ गया 14। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब देखिए तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक है, तो आपका जो ये वापस से हमें डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? बी अपॉन रूट ओवर 14। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या है? 2 अपॉन रूट ओवर 14। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका बी। सॉरी, आंसर आ जाएगा आपका, माय बैड, ये वो कीजिए ये। ठीक है, 2 अपॉन रूट ओवर 14। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, सॉरी माय बैड। ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू आया 2, 2 अपॉन रूट 14, तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा आई मीन इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि इसमें आपको पता नहीं होता है कि डॉट प्रोडक्ट वाला पहले करना है या क्रॉस प्रोडक्ट वाला पहले करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है। आपका ये इक्वेशन इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, तो आपको पता ही नहीं है कि पहले ये वाला करें या पहले ये वाला करें। तो ऑप्शंस जो है, ऑप्शन के आधार पे हम देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के आधार पे क्यों देखेंगे उसको हम चर्चा करते हैं अभी। पहले तो ये देखिए कि ऑप्शन जो भी है वो सारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कुछ भी वेक्टर नहीं है, इसमें कुछ भी आई के नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कैसे सोचिएगा कि आप ये देखिएगा कि ए क्रॉस बी जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कुछ नया वेक्टर ही आता है। लेकिन वही अगर ए डॉट बी करते हैं तो स्केलर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट हुआ और फिर उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिट वेक्टर को आप पहले इस तरह से लिख लीजिए। अगर कुछ भी याद नहीं है तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिख लीजिए, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता ही है कि ये सारा एक वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है सबका एंगल। ठीक है, ये पता है। तो जब भी आप आई क्रॉस जे, मतलब जब भी आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाइएगा, घड़ी की सुई जो है वो कैसे घूमती है? ये ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो जब भी आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब भी आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो निगेटिव होगा, मतलब कि आई क्रॉस जे के, लेकिन जे क्रॉस आई ये आ जाएगा इस तरफ से। जैसे इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि जे क्रॉस आई, तो इस तरफ आना पड़ा हमें, जे को इस तरफ लाना पड़ा, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो इसीलिए माइनस के बनेगा। हमेशा नॉर्मल होता है, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो है ये सी वेक्टर जो है ये नॉर्मल होता है ए और बी दोनों पे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी होता ही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए माइनस आई को आप क्रॉस प्रोडक्ट कराइएगा इसके साथ। ठीक है, माइनस आई को पहले इसके साथ लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा इसको, माइनस आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 4i माइनस 2j माइनस 6k। ठीक है, अब ये, ठीक है, अब प्लस उसी तरह से लिखिएगा 3j
3j क्रॉस, ठीक है। फिर से लिखिए इसी को 4i माइनस 2j माइनस 6k, ठीक है। इसी तरह से अगला फैक्टर भी लिख दीजिए 4k क्रॉस 4i माइनस 2j माइनस 6k, ठीक है। अब देखिए ये आपको देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i जो है, चूंकि उन दोनों के बीच का एंगल 0 बनता है, तो इसीलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये वो हो जाता है, 0 हो जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो वेक्टर रहता है लेकिन वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो i मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर है i और i, तो ये कट जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कीजिए ये 0 हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हो गया माइनस आई इन क्रॉस माइनस 2j, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आई क्रॉस माइनस 2j, ठीक है। अगला माइनस आई क्रॉस माइनस 6k। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से लिख के ताकि आप इसको समझ पाएँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। 3j क्रॉस 4i, और जे वाला टर्म तो रहेगा ही नहीं, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, माइनस 3j क्रॉस माइनस 6k, ठीक है, प्लस अब अगला आएगा 4k क्रॉस, ठीक है, क्रॉस 4i प्लस 4k क्रॉस माइनस 2j, ठीक। और के वाला रहेगा ही नहीं, तो आपके पास बचा इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 इंटू -2 कितना हो गया 2 आई क्रॉस जे इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा k, तो 2k आ गया वेक्टर, पहला वाला जब इसको सॉल्व किया तब। दूसरा वाला जब इसको क्रॉस वो कीजिएगा, अब हम कर रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सबसे पहले +6 हम लिखेंगे, ठीक है, इनटू आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के ये भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज में है, तो माइनस जे वेक्टर, ठीक है। आई क्रॉस के इज माइनस जे, चलिए प्लस, अब जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ जे क्रॉस आई, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा ओवरऑल -12k, ठीक है, प्लस 18 है, जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा, तो प्लस 18k प्लस 18i, ठीक है। अब 16 है, के क्रॉस आई तो वो भी जे हो जाएगा, प्लस 16j प्लस के क्रॉस जे कैसे होगा, ये भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो माइनस आई होगा, तो -8 पहले से ही था, उसको लिख लेते हैं -8 इंटू -i। एक बार चेक कर लीजिए बस ये कन्वेंशन, ठीक है। आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस के इज माइनस जे, ठीक है, जे क्रॉस आई इज माइनस के, ठीक है, एंड देन जे क्रॉस के इज प्लस आई, ठीक है, और के क्रॉस आई इज प्लस जे, ठीक है, एंड देन के क्रॉस जे इज माइनस आई, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट लिख लीजिए, 2k, ठीक है, -12k था, ठीक है, तो ये हो जाता है -10k, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये हो गया -10k, ठीक है। अब जे वाला टर्म क्या है, -6j प्लस 16j, तो प्लस 10j माइनस 10i, एक्चुअल में वेक्टर आएगा ये -10i प्लस 10j और -10k, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन में, वो आपको ऑप्शन में आएगा 10 इंटू -10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 -2 इंटू 10, तो हाँ, तो ये हो गया -30, हाँ -10 एक्चुअली, यहाँ पे माइनस है के साथ, तो +10 प्लस 20, तो ये 30 बराबर 0, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, ए, ठीक है। इसमें आपको गौर यही करना, देखिए मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यहाँ पे, क्या कि हमने माइनस यहाँ पे लिखा ही नहीं था, 3j जो था वो मैंने माइनस ले लिया था, ठीक है, ये है एक्चुअली में प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा इसमें सावधानी बरतना है, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे बोल रहा है जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो, तो किसी भी प्लेन के इक्वेशन में ax प्लस बी, जो भी प्लेन का इक्वेशन है उसमें ये जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, यही जो है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा 7 8 -9, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स में जो भी एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई होता है वही होता है नॉर्मल का, कोई भी प्लेन अगर मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, तो प्लेन पे जो है नॉर्मल इस तरह से आप लीजिएगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन जो रेशियो है वो यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए बी सी होता है, ठीक है। तो ये 7 8 -9 आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में वही है कि निम्नलिखित में कौन सा तल, ये 3D से क्वेश्चन है, y = 0 के समानांतर है, ठीक है। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी तल दिया हुआ है, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी दिया हुआ है, तो इस प्लेन के समानांतर अगर आपको पूछे कि कोई दूसरा प्लेन का इक्वेशन, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर k कर दीजिए, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो और बाकी सब ये जो x y z वाला पोर्शन है ये सेम रहेगा, तो ये आपका पैरेलल आ जाएगा, ये क्या है, पैरेलल प्लेन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या है, जो भी इक्वेशन दिया है उसमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, तो इक्वेशन दिया y = 0, तो अब देखिए y = समथिंग कुछ और कहाँ पे है, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका ए आ जाएगा,
ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आपको पैरेलल पूछ रहा है किसी भी इक्वेशन के, लाइन का हो आई मीन या फिर प्लेन का हो या फिर कुछ भी, ठीक है। इनफैक्ट 2D में भी किसी लाइन के कॉरिस्पॉन्डिंग, किसी लाइन के पैरेलल अगर आपको लाइन वो करना है, उसका इक्वेशन ज्ञात करना है, तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सब एक्स वाई जो भी टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म, वो सारा सेम रहेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि इस तल का एक्स के समानांतर एक समीकरण, तो ये एक्स वाई जेड वाला टर्म सेम रहना चाहिए, तो एक्स वाई जेड वाला टर्म सेम है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोलिएगा कि सर ये सेम ही लग रहा है ये इक्वेशन के, लेकिन नहीं है। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखिएगा, सी को अगर आप इस फॉर्म में लिखिएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2x + 7y - 9z = -4, क्योंकि कांस्टेंट जो था इधर, तो कंपेयर करने के लिए हमेशा दोनों को एक फॉर्म में बदलना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, ये 4 था, ये -4 है, तो ये सेम रह गया, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। बाकी सब में जो है ये चेंज है, ए बी सी का जो वैल्यू है वो चेंज है, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आपकी परपेंडिकुलर जो है प्लेन का क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। देखिए, परपेंडिकुलर प्लेन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखिए, एक प्लेन मान लीजिए आपका इस तरह से है, इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। दूसरा प्लेन मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, एंड देन सॉरी ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये दो प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका नॉर्मल इस तरफ, इसका नॉर्मल इस तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर है तो है क्या, आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो डी जो है नॉर्मल का क्या होगा, वो है इस फॉर्म में, ठीक है। उसको आप 1 लिख दीजिए, एक्स का जो गुना है -5 लिख लीजिए और -11, ठीक है। तो डी इसका इस फॉर्म में है, ठीक है। और मान लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो डी परपेंडिकुलर प्लेन का मान लीजिए ऐसा है, ए बी सी में है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जो मैंने बताया आपको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हो गया तो क्या होता है कि परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों का जो सम है, मतलब इन दो, अगर आप इसको वेक्टर मानिए, ठीक है, और अगर आप इसको एक वेक्टर मानिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों का फिर से याद रखिएगा, इसको मैं मान लेता हूँ n1, इसको मान लेता हूँ n2 वेक्टर, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है कि निकालिए इसका डॉट प्रोडक्ट, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ और z को z के साथ, ठीक है। तो निकालिए। तो आपको क्या करना है कि अब आपको इक्वेशन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन, हर ऑप्शन को लेके चेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 0 किसके साथ आता है। जैसे पहला ऑप्शन ए जो था, ऑप्शन ए में जो डी है वो कितना दिया हुआ है, तो पहले आप n1 तो लिख ही लीजिए, 1, -5, -11, ठीक है। अब डी में जो ऑप्शन लीजिएगा n2 जो है वो क्या है, 1, 1, 1 है। मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिखिए 1 × 1 × 1 इज 1, 1 × 1 -5 × 1 -11 × 1, तो आएगा 1 -11 और ये -5, तो ये आ गया आपका -15। तो ये 0 नहीं है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से इसके लिए निकालेंगे भाई साहब के लिए, तो निकालिए क्या है इस बी ऑप्शन के लिए, तो इसका जो डी है वो कितना, 1, 2, 1 है। चलिए, और ये वाला कितना दिया हुआ है, 1, -5, -11, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 1 -5 × 2 -11 × 1 बराबर, ये आ गया आपको -10 -20, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला चेक करते हैं, तो ये वाला भी आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, 3 × 1 डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, प्लस 5 × 1 प्लस जेड वाला, तो 1 × -11, ठीक है। तो ये भी नहीं है, 5 और 3 8 -11 बराबर -3, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो दोनों जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं, इसीलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं 57। अब यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट में आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, जो है कि इसका डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन क्या क्या होता है, जैसे आप बेसिक्स यही होता है डिटर्मिनेंट का, कि जो इस तरफ वाले सारे एलिमेंट है इसको रो बोलते हैं, जो इस तरफ वाले जो वो हैं वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। तो पहला रो को लिख सकते हैं डिनोट करके R1, दूसरा रो को लिख सकते हैं R2, तीसरा रो को लिख सकते हैं R3। उसी तरह से पहला कॉलम को लिख सकते हैं C1, दूसरा को लिख सकते हैं C2, तीसरा को लिख सकते हैं C3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में आपको पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एलिमेंट और उससे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसमें करते हैं, क्यों करते हैं वो हम थोड़ा समझेंगे। तो आप देखिए हम बोल रहे हैं कि C2 जो है कॉलम, ये जो कॉलम है ये वाला भाई साहब, इसको आप चेंज कर दीजिए C1 + C2, तो कॉलम दूसरा बदल देंगे, बदल के क्या लिखेंगे, ये वाला दोनों को जोड़ के लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए आपका डिटर्मिनेंट किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो पहला कॉलम एज इट इज रह जाएगा 1, 3, 17, ठीक है। अब दूसरे में इसको जोड़ के लिखेगा, तो क्या लिखिए, चलिए इसको लिख ही देते हैं, 1 + 1 3 + 2 और 17 - 5, यही तो था C2 + C3। और तीसरा कॉलम लिख दीजिए आप 2, 5, 12, ठीक है।
तो अब इसके बाद होगा क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। तो 1 3 17 और ये आएगा 1 1 2 3 2 5 और ये आएगा 17 माइनस 5 12 और तीसरा कॉलम ऑलरेडी था मेरा 17 माइनस 2 5 17। ठीक है, अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम, ठीक है, जैसे यहाँ पे C2 ये C3 है, अगर ये दोनों के सारे एलिमेंट मैच कर गए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। और इसी को हम लाने के लिए जो है हमने ये ऑपरेशंस किया था कि C2 को हम बदल देंगे और जो भी, या आप C1 को भी बदल सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कॉलम को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने जोड़ा ताकि ये बराबर आ जाए और वैल्यू इसका 0 आ जाए और हमें सॉल्व करने का जरूरत ना पड़े डिटर्मिनेंट को। नहीं तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनफैक्ट सब्जेक्टिव में भी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का जरूर यूज कीजिए, इक्वेशन सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए फिर से गौर कीजिएगा इसमें, इस कॉलम को देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 58 में ये दोनों कॉलम में, तो देखिएगा कि अगर हम इस कॉलम में 2 से गुना कर दें तो ये मिल जाएगा। तो 2 से गुना कीजिए तो पहला वाला हो जाएगा 2, दूसरा वाला हो जाएगा 8 और तीसरा वाला हो जाएगा 18। तो फिर से वही चीज़ कर लेंगे, क्या करते हैं इसमें C1 को मैंने कर दिया 2 इंटू C1। ठीक है, किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलम को। ठीक है, जब भी हम ये करेंगे, ठीक है, जब भी हम इस तरह का ऑपरेशन करेंगे तो बाहर में 2 से भाग देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाहर में क्या करना पड़ता है, 2 से भाग भी देना पड़ता है, लेकिन हमें अंदर की बात करनी है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट में कभी भी इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, कभी भी इसमें वो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 और 18 3 8 17 2 8 18। तो अब देखिए फिर से C1 इक्वल्स टू C3 हो गया, तो C1 इक्वल्स टू C3 जैसे आया तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज थोड़ा सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रॉपर्टी कि किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर अगर बाहर है, स्केलर को अगर हम अंदर ले जाना चाहते हैं तो उस स्केलर को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा 2 गुना 1 2 गुना 7 2 गुना -1 2 गुना 8। ठीक है, तो बन जाएगा ये 2 14 माइनस 2 16। ठीक है, देखिए कहीं पे है इस तरह का ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट में इसीलिए अलग है गुना वाला प्रॉपर्टी, इसमें जो भी स्केलर है इसको अगर आप अंदर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, जब भी आप इसको अंदर ले जाना चाहते हैं तो किसी भी एक रो या कॉलम में सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो जिसने भी ये ऑप्शन वो चूज़ किया था, आई मीन जिस स्टूडेंट का ये पेपर है, तो ये ऑप्शन चूज़ किया था, ये ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स में सही, डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता है। तो आप देखिए कि किसी भी रो में 3 से गुना होना चाहिए, तो या तो ये होना चाहिए इस तरह का 3A 3B CD, या तो ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए 3A 3C B, D, ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, या एक और चीज़, नीचे वाले रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये इस तरह का भी होना चाहिए, AB 3C 3D होना चाहिए, ये भी चलेगा, या AC 3B 3D होना चाहिए। देखिए सॉरी ये सारा डिटर्मिनेंट है, मेरे लिखने में गलती है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो है ये सारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आप ये जरूर देखिएगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम में ये 3 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन डी। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि किसी भी एक ही एलिमेंट में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी जब देखिएगा तो इसमें देखिए सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, ये इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टीज बहुत ही वो है याद रखने के लिए कि डिटर्मिनेंट में जब भी मल्टीप्लाई होता है स्केलर से तो वो किसी भी ऑन एनी रो और कॉलम, ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन मैट्रिक्स में ठीक इसका उल्टा होता है, इसमें सब में मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स किसी में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन मैट्रिक्स का सेम होता है, जैसे आप डिटर्मिनेंट का डायमेंशन लिखते हैं वैसे मैट्रिक्स का लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या कहता है कि कितना रो और कितना कॉलम है इस मैट्रिक्स में, ठीक है, या डिटर्मिनेंट में। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितना रो है, तो रो एक गो है, 2 गो है, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितना है, कॉलम एक गो है, कॉलम 2 गो है, तो कॉलम ये हो गया, तो 2x2 हो गया ये। ठीक है, उसी तरह से इसका देखिए आप क्या हो गया, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 5 and 8 10 1 2 रो 2 कॉलम। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा इंटरेस्टिंग है, कितना रो है ये, एक रो ये और दूसरा ये, तो 2 हो गया, और कॉलम कितना है, एक ही गो है, तो 2 क्रॉस 1। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में याद रखने वाली बात यह है कि जब तक डायमेंशन जो भी है, तो पहले डायमेंशन के लिए तो पता होना चाहिए, ये हो गया रो
और ये हो गया कॉलम। ठीक, तो डायमेंशन के लिए ये पता होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये बीच वाला मैच किया। मान लीजिए कि पहले का है 2x2 और दूसरे का डायमेंशन है इसमें है 2x1, तो ये दोनों भाई साहब मैच होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो और रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या होगा, तो इन दोनों जो मैच किया उसको हटा दीजिए, तो रिजल्टेंट का डायमेंशन आएगा 1, क्योंकि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी मैट्रिक्स आएगा, तो कोई मैट्रिक्स आया तो उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर से देखते हैं एक बार कि मैट्रिक्स में जो डायमेंशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स 2x3 और इधर मान लीजिए कि दिया हुआ है गुना 2x1, तो ये दो मल्टीप्लाई जो है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये और ये मैच नहीं हुए। ठीक है, ये दोनों मैच होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, खैर ये सब आप मैट्रिक्स के उसमें पढ़े होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं इसको तो मैं आपको एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा। ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब भी आप 12 से आगे कहीं भी आपको मैट्रिक्स से अगर जान पहचान होगी तो उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए कि रिजल्ट में किसका किसका डायमेंशन जो है 2x1 है, क्योंकि रिजल्टिंग जो मेरा आ रहा है डायमेंशन 2x1 आ रहा है, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसका डायमेंशन कितना है 2x2, दो रो दो कॉलम। इसका क्या है, इसका है 1x2 डायमेंशन। ध्यान से देखिए, एक रो है लेकिन दो कॉलम है। अब इन दोनों का है 2x1, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हुआ आंसर, ये फिक्स है। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जो एक कॉलम को पकड़ते हैं, दाएं हाथ पे जो भी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम को पकड़े और उठा के इधर लिटा दिए, मतलब 4 इधर और 40 इधर। ठीक है, इसको उठा के इधर ऐसे कर दिए, लिख दिए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो दो कैसे होगा मैं बताता हूँ। 2 चौक 8 और 40 पचे 200, तो 8। ठीक है, प्लस 200। ठीक है, तो उसके बाद नीचे वाला पे फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए, नीचे वाले एलिमेंट में, तो वो नीचे लिखाएगा, तो 8 × 4 32 और ये 400, तो 32 प्लस 400। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन आ गया 432। ठीक है, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, ऑप्शन ये डी करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही गौर से बनाइएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन देखिए आप ऑप्शन में कोई भी जीरो नहीं है, तो मतलब प्रॉपर्टीज लगेगा नहीं, किसी में लगा भी सकते हैं लेकिन लगाने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये चूज करना है कि कौन सा वाला कॉलम या रो उठा के हम ऑपरेट करें। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को जब भी सॉल्व करते हैं तो, कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, लिख लीजिए एक बार, जिस रो, अगर किसी रो या किसी कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है उसी रो या कॉलम को हम लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला रो, सेकंड रो में सबसे एक जीरो है, तो सेकंड रो से हम शुरू करेंगे ऑपरेट करना। ठीक है, चलिए तो ऑपरेट करना जब शुरू कीजिएगा तो क्या क्या होता है ध्यान रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए तो सबका साइन यूज होता है। तो जैसे 6 का साइन क्या है, यहाँ पे साइन कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन होता है। इधर प्लस है तो बाजू में माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा, फिर माइनस होगा, सॉरी ये माइनस था तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो गया, और ये माइनस होगा और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो मतलब ये है, मान लीजिए ये वाला रो पे ऑपरेट करते हैं तो -6। ठीक है, गुना इसका आप माइनर निकाल लीजिए। माइनर क्या होगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों को वो कर बंद कर दीजिए, तो दिखेगा आपको इस तरह से -6 × 5। ठीक है, और इधर 5, इधर 10, इधर -7, ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला तो ये जीरो है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला वाला जो है वो 4 है, तो वो भी निगेटिव है, तो -4। ठीक है, इंटू 4 5 एंड 1 -6, तो 4, इधर नीचे 1 -6 और ये 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान है, तो 6 × 7 42, प्लस में -50, 10 × 50, -4 × 5 20, प्लस 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अगला आ गया -6, ये -8 आया इंटू -8। ठीक है, -4 × 26। ठीक है, तो आया 48 48 -104। ठीक है, तो 8 6 14 54 और ये -56 आएगा आंसर। ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में सॉल्व करना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि साइन जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट साइन होता है, साइन को जैसे मैंने 6 को एज इट इज नहीं लिखा, 6 को मैंने साइन के साथ लिखा। ठीक है, उसी तरह से 4 को मैंने साइन के साथ लिखा, ये साइन मैंने लगाया है। ठीक है, आपको बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें अक्सर मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालने के लिए आएगा तो वो 2x2 ही दिया जाएगा मोस्टली। ठीक है, एकदम 100 मतलब 99% चांस ये है कि 2x2 वाला मैट्रिक्स दिया जाएगा। ठीक है, अब 2x2 वाला मैट्रिक्स दिया जाएगा तो इसके लिए करना क्या है। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माइनर निकालते हैं इसका। ठीक है, और माइनर लेते हैं, और माइनर तो 5 ही है, और फिर उसका कोफैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए, तो 3 का कोफैक्टर जो है, फिर से ये रो और ये कॉलम बंद कीजिएगा तो 5 आएगा। तो चूंकि
3 का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ये डॉट है, सॉरी मैं थोड़ा पेन को पतला कर लेता हूँ, ठीक है। तो चूंकि 3 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए 5 को मैंने पॉजिटिव लिखा, ठीक है। उसी तरह से अब आप 2 लिख देखिए, तो 2 का जो है कोफैक्टर होगा, तो ये वाला कॉलम बंद कर दीजिए, ये वाला रो बंद कर दीजिए, तो दिखेगा 4। अब 4 है तो 4 को हम माइनस के साथ लिखें, क्योंकि 2 का साइन निगेटिव है, तो -4 लिखा हमने, ठीक है। अब अगला जो है इस कॉलम में, कॉलम 2 में आइए, तो 4 को ये बंद करेंगे तो 3 4 बंद हो जाएगा, 4 5 बंद हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 को लिखेंगे माइनस के साथ। और फिर अगला एलिमेंट है 5, तो 2 5 बंद करते हैं, 3 4 बंद, 3 5 4 5 बंद करते हैं, तो बचेगा 3, तो हो गया ऐसे। और इसका जो है ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज निकालना आपको आना चाहिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसपोज जो होगा वही जॉइंट होगा। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो भी रो है उसको कॉलम में बना लेते हैं, 5 और ये -2, ठीक है। तो जो रो है इसको कॉलम बना ली, और जो भी रो है उसको कॉलम बना लें। तो पहला रो था तो उसको पहला कॉलम बना लिया, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बना लिया, तो ये हो गया -4 और ये 3, ये आ गया आपका आंसर। अब आप अगर आप ऑप्शन मैच कीजिएगा तो ये ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ अगर आप मान लेते हैं आपको कि याद नहीं रखना है, अगर 2x2 के लिए सिंपल एकदम आंख बंद करके मारना है ऑप्शन, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए इन दोनों को बदल दीजिए, जो कोना वाला चीज़ है, मतलब जहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट रो शुरू होता है, वो कोना वाला एलिमेंट को बदल दीजिए आपस में, ठीक है। और दूसरा कोना वाला जो एलिमेंट है उसको सिर्फ माइनस साइन के साथ लिख दीजिए बस। लेकिन निकालना अगर है तो निकालना इसी तरह से होता है, पहले आप इसका माइनर निकालिए, फिर उसका कोफैक्टर निकालिए, और फिर उसको लिखिए साइन के साथ, ठीक है। और फिर वो मैट्रिक्स जो बना उसका ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, और इसमें dy/dx पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx/d थीटा निकालिए, ठीक है, dx/d थीटा a cos थीटा हो जाएगा, dy/d थीटा निकालिए, dy/d थीटा इक्वल्स टू a इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो गया। अब dy/dx निकालिए, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। ऑप्शन आ गया आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है ये वाला, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है, और इसको भी आप वो कर सकते हैं, dy/dt निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपका 2at, और dx/dt निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 2a, dy/dx कीजिएगा तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 2at डिवाइड बाई 2a, ये कट गया इससे, बराबर t, आंसर आ गया आपका t, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब d2/dx² निकाला, मतलब क्या है कि इस वाले जो फंक्शन है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये वाला टर्म y है, तो dy/dx निकालिए, क्या हो गया, 2x² + 5x प्लस वो करना है, तो क्या होगा, लिखिए 4x + 5, और फिर से d2y/dx² निकालेगा तो सीधा आएगा 4, आंसर, ठीक है, +0, तो मतलब वही आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लोड भी नहीं लेना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन इनवर्स cos x को। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन है ये क्वेश्चन बहुत आसान। सबसे पहले इन्वर्स जब भी आपको दिया हो रहा है, साइन इनवर्स cos या cos इनवर्स साइन, इस तरह से, तो सबसे पहले आप अंदर वाले को बाहर वाले के फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए, साइन के फॉर्म में। तो cos को साइन में जब आप बदलेंगे तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप साइन ऑफ π/2 - x, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ π/2 - x इज cos x, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स साइन जो है अपने आप में वो हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा d/dx ऑफ, चूंकि π/2 - x जो है वो होगा, ठीक है, π/2 - x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो π/2 का हो जाएगा 0, और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन -1, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, है ना। आसान क्वेश्चन, दिखने में मुश्किल लग रहा है, बस कन्वर्ट किए काम हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको एलपीपी से क्वेश्चन है, ठीक है, और एलपीपी के क्वेश्चन में एकदम बेसिक सवाल है, सब इससे ज़्यादा बेसिक सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट है तो ये नहीं होगा, ये भी कंस्ट्रेंट है ये भी नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बात जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आना चाहिए। तो x + y = 4, इधर कुछ भी है ये जरूर निकालिए, x + y = 4 इक्वल के साथ आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो वो होता कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये इक्वेशन है x + y = 4 का। अब बोल रहा है कि इससे, ठीक है, 4 से लेस दैन इक्वल्स टू 4, तो मतलब इस वाला पोर्शन को बात कर रहा है, इस वाला पोर्शन को, ठीक है, समझ गया, पूरा इस तरह के पूरा पोर्शन को बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक हो गया ये, ठीक है। चलिए दूसरा हम कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, दूसरा कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन लिखिए, ये तो x था ये y था, तो x इक्वल्स टू 0 जो होता है वो y एक्सिस होता है, तो इससे ग्रेटर, ठीक है, तो x ग्रेटर दैन 0 इक्वल्स टू 0 इज, सॉरी, हाँ, x इक्वल्स टू 0 जो है वो y का इक्वेशन होता है, तो x आपका ग्रेटर दैन 0 जो होगा वो आएगा आपके इस तरह से, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 जो है वो इस पोर्शन में है, x इक्वल्स टू 0 भले ही उधर होता है, लेकिन x ग्रेटर दैन 0 जो होता है वो इस पोर्शन में है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कह दीजिए,
ठीक है, इधर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पूरा शैडो आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिएगा, ये ऐसे करके ये सब x ग्रेटर देन 0 में है, ठीक है। लेकिन हमें इंटरेस्टिंग किस में है, इंटरेस्ट लेना है कि इंटरसेक्शन में क्या है, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया आपको x ग्रेटर देन 0, पूरा पोर्शन, ये सब, ठीक है। अगला जो वो है y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 जो है वो है इस फॉर्म में, तो y बोल रहा है कि इस तरह से सब y ग्रेटर देन 0 है, इधर y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलिए, तो बना जो आपका फाइनल एरिया वो बन गया ये और ये, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, एलपीपी के क्वेश्चन में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो एक क्लोज्ड एरिया बनेगा, जैसे इस केस में बना ये। कोऑर्डिनेट वाइज देखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0 क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 था, इसका होगा 0,4 और ये है भाई साहब 0,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो लिख लीजिए 0,0 और 4,0 और 0,4, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है जैसे कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी के क्वेश्चन का, वो हमेशा जो है ना बॉर्डर पे होता है, मतलब कॉर्नर पे होगा कहीं ना कहीं, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू लाई करता है तो हमेशा वो इसी पे होगा, मिनिमम या मैक्सिमम। तो आप रख के देख लीजिए कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो देखिए अब रखना क्या है, ये वाला वैल्यू रखिएगा, इसमें जेड का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो जेड का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 से तो छोटा है नहीं, तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसी पे आएगा। आप ये भी रख के ट्राई कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे जेड का वैल्यू कितना आएगा 0 रखिएगा, और ये तो ये आएगा 24, और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है 20, ठीक है, जेड का वैल्यू 20। तो आप देखिए सबसे मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, तो जेड इक्वल टू ये मिनिमम वैल्यू इसका क्या आ रहा है, तो वो 0 आ रहा है। पूछ भी सकता है कहाँ पे भी आ रहा है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा 0,0 पे ये आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन है x प्लस वाई, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। इसको ड्रॉ कीजिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, तो ये इस तरह वाला पोर्शन है, ठीक है। और फिर से x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो इसमें आपका फाइनल जो बन के आया है वो ये बन के आ गया है ना, ये वाला पोर्शन, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है कि कहाँ पे कट रहा है, कॉमन क्या है इसमें। तो ये है 50,0, ये वाला पॉइंट है 0,50 और ये वाला पॉइंट है 0,0, ठीक है। अब देखिए बोर्ड इसमें कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा जब x वाले में 4 से मल्टीप्लाइड है, तो x वाले में जो सबसे ज़्यादा होगा तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कितना होगा ये 200, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालेगा तो क्या होगा 4 × 50 प्लस 0 × 1, तो बराबर 200, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है स्क्वायर, ए स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए पॉसिबल है या नहीं, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, ठीक है। इस रो को, इस कॉलम को उठा के इधर रख दीजिए तो 0 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 × 0 प्लस 1 × 1, लिख दे रहा हूँ मैं। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके लीजिएगा तो 0 × 1, इसको इसके साथ, ठीक है, तो प्लस 1 × 0 1 × 0। फिर से दूसरा कॉलम को उठाइए, इसको हटा दीजिए, दूसरा कॉलम को उठा के लिखिए 1 0, और वो इधर लिखेंगे तो 1 × 0 प्लस 0 × 1, फिर से 1 × 1 प्लस 0 × 0, आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन आ गया आपका सी, ठीक है। चलिए ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इन्वर्स का, ठीक है। इन्वर्स का फार्मूला बेस्ड क्या क्वेश्चन है, ये होता है, इसका फार्मूला था डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x का और भी फार्मूला होता है, ठीक है। cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी यही होता है, और अगर आपको 10 में पूछा जाए तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन अभी आ जाएगा आपका ये, ठीक है। कुछ भी ये फार्मूला आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स cos, ठीक है। cos इनवर्स जो है इसके लिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो आपको इसको पाई से कम करना है, इसको, इस वैल्यू को, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप, cos ऑफ लिख सकते हैं आप 2 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, इसको अंदर वाले को, बाहर वाले को रहने दीजिए cos इनवर्स, ठीक है। तो ये जब लिखेंगे आप तो क्या होगा इसका वैल्यू कि, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। तो cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई/4। अब ये बाहर आ जाएगा एज ए पाई/4 और ऑप्शन आ जाएगा बी। ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक। ऑप्शन ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेशन से है, ठीक है। बोल ये रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ, बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये a² प्लस b² है, और ये पूछ रहा है कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो पहले कम्यूटेटिव देखते हैं। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a ऑप्शन b बराबर b ऑपरेशन a, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आप a और b दिया हुआ a² प्लस b², ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन o है
तो इसीलिए मैंने वो लिखा, बट कोई भी ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ यही होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बदल के भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका बराबर क्या होगा, बी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव तो है ये, लेकिन हमें देखना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है ना, ब्रैकेट चेंज वाला काम होता है, जैसे ए बी सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। तो देखिए ये जो भी ये है एसोसिएटिव का रूल, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव रूल, ठीक है। तो ये ट्रू तभी होगा जब आपका ऑपरेशन लीनियर हो, ठीक है। बाइनरी में ये नहीं होगा ट्रू। रीजन क्या है, आप इसको करके देख लीजिए एक बार, कि मान लीजिए आपने ये लिखा, ठीक है, ये निकाल लीजिए इसमें, तो होगा क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जब आप निकालेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ऑपरेशन सी का होल स्क्वायर। अब बी ऑपरेशन सी जो है जब आप करने जाइएगा तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस, अंदर में आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि ये b टू द पावर 4 आ गया, लेकिन जब आप ये कीजिएगा तो इसमें कभी b टू द पावर 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये एसोसिएटिव तो नहीं है, तो ये तो आप देख लीजिए कि एसोसिएटिव नहीं है और कम्यूटेटिव है, तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एसोसिएटिव रूल आपको पता होना चाहिए और कम्यूटेटिव रूल या लॉ जो भी है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है इस समुच्चय में हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन को समझिए, रिलेशन पढ़ना था, आई थिंक 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन समझिए, रिलेशन किसी भी सेट पे डिफाइंड होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ए क्रॉस ए पे डिफाइंड होता है। तो ए क्रॉस ए में पहले हमको बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो होगा 2 टू द पावर, जो इसका वो है कार्डिनलिटी है वो, तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर, इसका कार्डिनलिटी कितना है इस सेट का, 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 2 हो गया। तो ये हो गया ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक। अब देखिए 4 एलिमेंट जब आ गए, ठीक है, तो कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है वो इसका सबसेट ही होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो सकता है विद 4 एलिमेंट, तो हर एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4। अब हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको उस रिलेशन में चूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4, तो मतलब ये है कि टोटल 16 रिलेशन आप बना सकते हैं विद जस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि रिलेशन बनता क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है, तो पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। उसके बाद ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट जो हैं उसमें कोई भी सबसेट, मतलब इस सेट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा। ऑप्शन इसमें आएगा आपका 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका कार्डिनलिटी है 4, तो 2 टू द पावर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में, ये डेफिनेटली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही, लेकिन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है इसको आसान, इसको समझते हैं, देखिए कैसे वो है। आप ऐसा समझ लीजिए कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स को आप टी मान लीजिए, थोड़ा देखिए मान के, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन माइनस में डी एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स जो है बराबर डी टी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, माइनस डी एक्स अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स जो है वो डी टी बन गया। तो इसको फिर से लिख दीजिए सिंप्लीफाई करके, डी एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स जो है, या रूट ओवर 1 माइनस एक्स जो है 2 डी टी बन गया माइनस में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको दिख गया, ठीक है। तो अब आप ये तो आप लिख देंगे कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 डी टी लिख देंगे, लेकिन लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको 0 टू 0 टू हाफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिमिट होगा, चेंज हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों। कैसे, हमने क्या माना है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स बराबर टी माना है। तो एक्स इक्वल टू जब 0 है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू 0 पुट x इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट निकलेगा। तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0 बराबर t बराबर आ गया 1, तो लोअर लिमिट आ गया इसका 1। फिर से पुट x इक्वल टू हाफ, ठीक, ठीक है। तो रूट ओवर 1 माइनस हाफ बराबर t, तो ये हो गया आपका रूट ओवर 1 अपॉन 2 बराबर t, तो t बराबर हो गया 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो अपर लिमिट हो गया 1 अपॉन रूट 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे, -2 बाहर ले लीजिए, 1 और 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, dt। तो dt का इंटीग्रेशन t, उसमें लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 1 अपॉन रूट 2, इसको रखिए -2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है। माइनस को अंदर कर दीजिए, 2 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा एलसीएम, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये रूट 2 और ये 2, रूट 2 बन गया। अब इस रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस रूट 2, ऑप्शन आएगा आपका सी, ठीक है। एकदम थोड़ा सा बस आपको लिमिट चेंज करना है और यहाँ पे देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये इंटीग्रेट करना भी वो है, ठीक है। आई मीन कर सकते हैं, इसमें 1 अपॉन हाफ है उसको लेके आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दूसरे मेथड से बनाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर ये लाइन, ठीक है,
और ये प्लेन, ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है और प्लेन दिया हुआ है। बोल रहा है अगर ये दोनों समांतर हैं तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें वो है ये कि प्लेन है मेरा इस तरह का कुछ, ठीक। अब मान लीजिए कि एक लाइन इस तरह से है, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो होता ये है कि प्लेन और जो प्लेन लाइन का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, लेकिन प्लेन की जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो ये है, इस तरफ है, ठीक है। उस मान लीजिए ये आपका शीशा इस तरह से आप खड़ा कर दिए, तो शीशा के उस पार से जो है आप प्लेन से नॉर्मल लीजिएगा तो ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो प्लेन और लाइन तो पैरेलल है, लेकिन प्लेन का नॉर्मल और जो लाइन का डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पे होता है, ये एंगल में होता है। तो उसी तरह से क्या होगा, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ABC, ये वेक्टर हो गया, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 4,5,7, ठीक है। तो जब भी cos 90 में है, सॉरी 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 4A + 5B + 7C बराबर 0। कहीं है ऑप्शन बी, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना है कि जब भी लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल हैं तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 78। अब बोल रहा है कि ये रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों जो है किस फॉर्म में है रेखा के, कार्टेजियन फॉर्म में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेजियन फॉर्म। अब कार्टेजियन फॉर्म में है, अब दोनों रेखा ही समानांतर है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो वेक्टर इस तरह से होता है, कोई कांस्टेंट n1 = m × n2 वेक्टर, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे इधर वाला मान लीजिए 2, 3, 5 है, दूसरा वाला 4, 6, k है। तो देखिए हर एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाइड है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 हो गया आंसर। इसमें कुछ और करना ही नहीं था, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। पहले क्या निकालेंगे इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फिर से, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B बराबर A + B/1 - A × B, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉल्व कर लीजिए इसको। tan इनवर्स 1 + 1/5 + 1/7 / 1 - 1/5 × 1/7, ठीक है। तो आ गया ऊपर में tan इनवर्स 12/35 × 35 / 34, ये कट गया, 2 × 12 2 7 14, 6/17, ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। उसी तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 × 1/5 / 1 - 1/5 का होल स्क्वायर, तो बराबर tan इनवर्स 2/5 × 25/24, 5/12, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 82 नंबर इसमें P गिवन B दिया हुआ है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है P(A) × B डिवाइडेड बाय P(B), जो नीचे बटा में है वो इधर बटा में आता है, ऊपर में इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं, तो जब भी कोई दो घटना स्वतंत्र होती है तो P(A) × B बराबर हो जाएगा P(A) × P(B), ठीक है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, तो आ गया P(A) × P(B) डिवाइड बाय P(B), ठीक है। तो हो गया P(A), ठीक है। एंड ऑप्शन आएगा आपका ये, क्योंकि P(B) 0 नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, तभी ये डिफाइंड होगा A गिवन B, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम प्रोबेबिलिटी का ही, बोलता है क्या कि ये तो फॉर्मूला लिख लीजिए P(B) × A डिवाइड बाय P(A). अब P(A) कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो क्या हो गया ये टोटल, समथिंग बटा में 0 इज अपरिभाषित, ठीक है। ऊपर कुछ भी है, ऊपर हमें नहीं पता, लेकिन नीचे 0 हो गया तो अपरिभाषित हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स है और ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स को A को I से गुना करते हैं तो वो A ही आता है, दोनों का बस डिमेंशन सेम होना चाहिए, आंसर A ही आएगा। तो ये वाला मैट्रिक्स देख लीजिए, कहीं पे आंसर में है, ऑप्शन मार दीजिए C, ठीक है। चलिए अगला, अब बोल रहा है कि अगर ये दो स्वतंत्र घटनाएं हैं A और B, ठीक है, तो जनरली क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है P(A) यूनियन B बराबर P(A) + P(B) माइनस P(A) × B, ठीक है। तो जब ये दो स्वतंत्र घटना हो गया तो ये जो है ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि P(A) यूनियन B दिया हुआ है 2/5 बराबर P(A) दिया हुआ 1/3 + P(B), तो वो है x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 2/5 - 1/3 बराबर 15, 6 - 5 बराबर 1/15, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, ठीक है, कर लीजिए फटाफट। चलिए आएगा 6 इंटू 12, यहाँ पे लिख लीजिए 6 1, तो 6 इंटू 2 इज़ 12 प्लस 3, ठीक है, फिर से 6 प्लस 1, ठीक है, अब 7 2 को लिखिए 7 2, तो 7 इंटू 2 इज़ 14 प्लस 6, 7 प्लस 2, तो क्या हो गया 15 7 20 9, ठीक है, 15 7 20 9, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, ये क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको घबराना नहीं है, ये क्या है 1x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 1x2 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उनके हर एलिमेंट बराबर हों। तो पहला एलिमेंट बराबर कीजिए 7 बराबर y माइनस 1, तो आ जाएगा y बराबर 8। दूसरा एलिमेंट बराबर कीजिए 3x माइनस 5 बराबर माइनस 2x, तो इधर आ जाएगा 5x बराबर 5, x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 8, ऑप्शन नंबर 87, ठीक है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें बोल रहा है ए इनवर्स बराबर होगा, ठीक है। तो किस इस तरह का जब भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिए कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा ए इनवर्स, ठीक है, 5a क्यूब प्लस ए इनवर्स 6a स्क्वायर प्लस ए इनवर्स 7a प्लस आई ए इनवर्स आई बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा। चलिए अब कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स ए क्यूब इज ए स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6a इस तरह से यहाँ भी, ठीक है, प्लस ये साथ में ए इनवर्स ए जब होगा तो यूनिट मैट्रिक्स बचेगा, तो 7i प्लस ए इनवर्स बराबर 0। अब ए इनवर्स का आपको पूछ रहा है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब निगेटिव में आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ये, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है इसको ब्रेक तो आप नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वो होगा यूज डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसमें होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ कहता है ये ए ऑफ बी एफ ऑफ एक्स है dx है, तो प्रॉपर्टीज़ कहता है ए टू बी ही रहेगा, ठीक है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यही वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मतलब कर क्या रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के x में से x को उससे रिप्लेस कर दिया कि x रिप्लेस टू a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो यहाँ पे लिखेगा, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ेगा तो 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस होगा x टू 1 माइनस एक्स रिप्लेस होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज नहीं होता है, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इधर वाला आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, टू द पावर 100। तो अब इसको देखिएगा इंटू डी एक्स, ये कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये इक्वेशन बन गया आपका 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 100। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट आसानी से इंटीग्रेट आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, 0 टू 1 ये हो गया एक्स टू द पावर 100 डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 100 0 टू 1 और ये आ जाएगा x टू द पावर 101 इंटू डी एक्स, ठीक है, तो आएगा x टू द पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 x टू द पावर 101 डिवाइड बाई 101 लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू 1 माइनस x टू द पावर 102 डिवाइड बाई 102 0 टू 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1/101 माइनस 1/102, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिएगा और फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, एलसीएम लीजिएगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x विद cos, ठीक है। अब x का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह के फॉर्मूला में x का वैल्यू इनिशियली पुट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब 2 cos इनवर्स x है और 2 sin इनवर्स x है, तो थोड़ा सा आप समझिए इन दोनों को हम कैसे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 cos इनवर्स x बराबर, ठीक है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा और 2 sin इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिएगा तो क्या क्या आएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स क्या है, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसको क्या कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1 जब बदलिएगा तो cos इनवर्स होता है एक फार्मूला cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस पाई माइनस इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब इसके साथ कट जाएंगे। अब देखिए x का कुछ भी वैल्यू रहे लेस देन वो होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए, x का कुछ भी वैल्यू रहे वो इसमें रहा ही नहीं, cos ऑफ पाई हो गया और cos ऑफ पाई का वैल्यू डायरेक्टली
-1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें 1, -1, ठीक है, ठीक है, 1, -1 है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 1, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 -1 इज़ 0, 1 × 1 -1, फिर से 1 × 1 -1, ठीक है। अब फिर से वापस 0 0 वाला डालिएगा तो क्या होगा, वो 0 ही कर देगा, ठीक है, ये 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो आ गया टोटल क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बोल रहा है पी ए गिवन बी इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा, पी ए गिवन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। अब बोल रहा है ये भाई साहब बड़े हैं पी ए से, ठीक है। तो क्या कर लीजिए इसको, कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए पी बी से, तो क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। अब दोनों तरफ फिर से भाग दे दीजिए पी ए से, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, वही है, कम्यूटेटिव है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा पी ऑफ बी से, ठीक है। अब पी बी इंटरसेक्शन ए जो है ये क्या है, पी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, ग्रेटर देन पी बी। ऑप्शन क्या आ गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में, ठीक है, a इंटू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो ये होगा साइन इनवर्स a इंटू रूट ओवर 1 माइनस 16/25, ठीक है, प्लस b इंटू 4/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 144/169, ठीक है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक, 12/13 इंटू ये आ जाएगा 16 9 25 3/5, ठीक है, प्लस 4/5 इंटू ये आ जाएगा 25, तो 5/13, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल साइन इनवर्स 36/65 प्लस 20/65 इज इक्वल टू 56/25, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो मैंने डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बताया। प्रॉपर्टी क्या है, वही फिर से a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए ये क्या है कि इसमें जब आप ये प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये वाला टर्म निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी जो है वो जीरो है, समझ रहे हैं, तो माइनस कीजिएगा तो ये कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 माइनस एक्स इज माइनस एक्स, तो आप देखिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस π/2 से π/2, ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस 10⁵ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आएगा आपको कि ये सब कुछ जो है वो आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और ये निगेटिव में आएगा, मतलब इस सब का इंटीग्रेशन इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपका बचेगा फाइनली माइनस π/2 से π/2 dx बचेगा। अब इसको कीजिएगा x और इधर आएगा आपको माइनस π/2 से π/2। अब बोलिएगा अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा तो ये भी जीरो मार दीजिएगा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। अपर लिमिट रखिएगा π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट तो माइनस π/2, ठीक है। तो ये हो गया π/2 प्लस π/2 इज पाई, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखिए बोल रहा है एक सिक्के को, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 10 बार उछाला जाता है तो 7 चित आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। देखिए 10C7, 10 में से 7 बार आपने सिक्के को उछाला, तो क्या बोल रहा है कि चित आने की, तो 1/2 इंटू 7 चित आ गया, इंटू बाकी के 3 बार पट भी आना चाहिए, तो 1/2 इंटू 3, तो ये आ गया टोटल 10 में से 7 1/2 टू द पावर 10, ऑप्शन आ गया आपका ए, ठीक है। चलिए वाई एक्सिस के दिक्कोजाओं का योग, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन देखिए आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का क्या क्या होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1, 0, 0, वाई एक्सिस का होता है 0, 1, 0 और इसका होता है 0, 0, 1, ठीक है। तो जो जिस एक्सिस का है उसी एक्सिस वाला कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ सम पूछ रहा है वाई एक्सिस का, तो इसको जोड़ दीजिए तीनों को तो आंसर आ जाएगा 1,
ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः हैं, तो ये डायरेक्टली होता है, इस फॉर्म में लिखते दीजिए इक्वेशन को, ठीक है, कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 है ना। तो अगर ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, 6 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस वाई अपॉन 6 प्लस जेड अपॉन 6 बराबर 1। तो आ जाएगा एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन माइनस 6 प्लस जेड अपॉन 6 बराबर 1। तो 6 माइनस 6 और 6 आ जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये सारा इसका क्या होता है, अंतःखंड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और ये x प्लस वाई बराबर 3 है, इससे कम इससे ज़्यादा मतलब ये वाला, तो 0 0 3 0 0 3, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, पहले आपको मैंने यही चीज़ बता चुका हूँ। न्यूनतम मान जो है वो क्या होगा, न्यूनतम मान आएगा जब आपका y ज़्यादा हो और x कम हो, ठीक है। तो न्यूनतम मान आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 पे नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। y ज़्यादा हो और x कम हो तो 0 3 पे आएगा न्यूनतम मान, और वो आएगा इस पर कितना, -18, ठीक है। तो ये आएगा आंसर, ठीक है। चलिए बिंदु से तल की दूरी, तो बिंदु से तल की दूरी कैसे निकालते हैं, सेम जो पॉइंट है उसको इसमें रखते हैं, तो पॉइंट को इसमें रखिए, तो आएगा 1 + 2 + 3 एक्स वाई जेड की तरह रखिए -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय √1² + 2² + 3², तो क्या हो गया 3/√, 3 3 9 4 13 14, ऑप्शन आ गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस देखिए आप ये वेरिएबल सेपरेबल से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे, e टू द पावर -x इंटू डी वाई प्लस e टू द पावर -y इंटू डी एक्स बराबर 0, ठीक है। क्या कीजिए डी वाई अपॉन e टू द पावर x प्लस डी एक्स अपॉन e टू द पावर y बराबर 0। चलिए एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा e टू द पावर y डी वाई प्लस e टू द पावर x डी एक्स बराबर 0, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन उधर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या क्या आया, ये आ गया e टू द पावर y प्लस e टू द पावर x बराबर k, तो ऑप्शन आ गया आपका ये, ठीक है, सी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो ये पूरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चंस, वो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या पूरा मतलब आपका अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 आप इसको किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ताकि आप मतलब इसको समझ लें पूरा, ठीक है। पूरा सार जो है क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है जनरल, ठीक है। प्लेन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये सबसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आप कोई भी एक पोर्शन कंप्लीट कीजिए जिससे कि आपको ये 50 क्वेश्चंस कम से कम आउट ऑफ 100 बन जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।